ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि आप इस वीडियो में कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक यूरी नाम की लड़की को देखते हैं जो इस वक्त अपने स्कूल में थी और अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो उस जगह से गायब होकर एक बिल्डिंग की छत पर आ गई। यहाँ पर आकर वैसे तो वो बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उसकी बात सुनकर उसका भाई बताता है कि वो सभी अब एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग की सारी सीढ़ियां और सारे एलिवेटर को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से कोई भी नीचे नहीं जा सकता। और सिर्फ वही नहीं है जो यहाँ पर फंसे हैं, उनकी तरह कई और भी लोग हैं जो इस वर्ल्ड में आ गए हैं। अगर उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है तो इसके लिए हर बिल्डिंग को एक ब्रिज से कनेक्ट किया गया है, जिससे वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं और बस उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है। अब यूरी को तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसका भाई जैसे जैसे उसे बता रहा था वो मानते जा रही थी। हम देखते हैं कि जब वो बात कर रही थी तभी उसे सामने की बिल्डिंग पर एक लड़की भागते हुए दिखती है। वो उसे देखने लगती है। वो यहाँ पर बहुत डरी हुई थी। वो जो लड़की थी वो मदद के लिए चिल्ला भी रही थी। अब यहाँ पर यूरी देखती है कि उसका पीछा एक आदमी कर रहा है जिसने एक मास्क पहना हुआ है। तभी कॉल पर उसका भाई बताता है कि अगर उसे कोई ऐसा आदमी दिखे जिसने व्हाइट कलर का मास्क पहना हो तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाए, क्योंकि ये लोग दूसरों को मार रहे हैं। और यहाँ पर यूरी भी यही देखती है कि सामने जो लड़की थी वो उससे डरकर भाग रही थी और जब रास्ता खत्म हो जाता है तो डर के मारे वो लड़की वहां उस बिल्डिंग पर से जंप कर देती है। यूरी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो लड़की वहां ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरकर सीधे मारी गई थी। अब वहीं उसका भाई कहता है कि डरो मत, मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचता हूँ। अब यूरी अपनी लोकेशन बताने ही वाली थी कि इतने में ही वहां पर एक आदमी आ जाता है और इस आदमी ने भी मास्क पहन रखा था और ये भी यूरी पर हमला कर रहा था। वो डरकर पीछे हटती और इस चीज में उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अभी कॉल कटा नहीं था, उसका भाई उस कॉल पर ही था और चिल्ला रहा था, लेकिन इतने में ही वो आदमी उस फोन को तोड़ देता है जिस वजह से फोन खराब हो जाता है। अब यूरी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही भागने लगती है। सामने उसे ब्रिज दिखता है। अब जैसे ही वो ब्रिज पार कर रही थी तो यहाँ पर वो आदमी भी उसका पीछा कर रहा था और दोनों के भागने की वजह से वो ब्रिज हिल रही थी और यूरी और भी ज्यादा डर रही थी इसकी वजह से। अब वो जैसे तैसे करके उस ब्रिज को पार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी भी पहुंच चुका था और उसने यूरी को पकड़ लिया था। वो उसके सामने तलवार तान देता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया था जिसने उस आदमी को गोली मार दी थी। यूरी बहुत खुश होती है कि उसकी जान बच गई और अब पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इतने में ही एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है। ये उस पहले वाले पुलिस ऑफिसर का साथ ही था, लेकिन ये जो दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर था ये उस पहले वाले को वहां बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो पहला वाला पुलिस ऑफिसर मारा गया था। अब हम देखते हैं कि ये दूसरे वाले पुलिस ऑफिसर ने मास्क तो नहीं पहना था, पर इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे। वो यूरी के पास आता और उसकी तरफ अपनी तलवार करते हुए उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। अब यूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी बात उसे माननी पड़ रही थी, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि दूर एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का जिसने मास्क पहन रखा है वो एक स्नाइपर गन से गोली मारकर इस दूसरे वाले पुलिस ऑफिसर को खत्म कर देता है। अब यूरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही उस बिल्डिंग में सेफ जगह की तरफ भागती है जहाँ से वो स्नाइपर वाला आदमी उस पर गोली ना चला सके। यहाँ पर आकर यूरी सोच रही थी कि ये जो व्हाइट मास्क में लोग हैं उन्हें शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से उन्हें एक दूसरे को खत्म करना पड़ रहा है। अब तुरंत ही वो उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को वहाँ उस सेफ जगह की तरफ खींचती है और उसमें चीजें ढूंढने लगती है कि कोई काम की चीजें उसे मिल सके और फाइनली उसे एक गन मिल जाती है। वैसे इसके बाद उसने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को जला दिया था और अब उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो यहाँ पर सरवाइव करके रहेगी। अब दूसरी तरफ हम उस स्नाइपर वाले लड़के को देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि उसके पास एक फोटो थी जो कि और किसी की नहीं बल्कि यूरी की ही होती है। अब हम वापस से यूरी के पास आते हैं और हम देखते हैं कि यूरी वहां से भाग रही थी। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग पर एक लड़की दिखती है जिसने व्हाइट मास्क पहना था, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपना गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर दिया था, मगर वो गन चला नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि मास्क के पीछे एक इंसान है तो वो उसे कैसे मार सकती है। लेकिन इतने में ही वो लड़की वहां से जंप करके अब इसकी बिल्डिंग पर आ जाती है और अब यूरी बहुत घबरा चुकी थी। वो उस पर हमला भी कर रही थी, लेकिन यूरी पीछे हटती है और उसके अटैक से बचती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था या तो गोली चलाने का या तो जान बचाने का, इसीलिए वो वहां से नीचे कूद जाती है। अब वो जो मास्क वाली लड़की थी उसको एक सेकंड के लिए लगा था कि यूरी ने खुद की जान दे दी। वो आगे बढ़कर देखती है तो हमें पता चलता है कि असल में उस बिल्डिंग के नीचे एक और जगह थी जहां पर गिर के यूरी बच गई थी। और अब जैसे ही ये लड़की उधर से नीचे
नीचे की तरफ देखती है तो इतने में यूरी गोली चलाकर इस लड़की को खत्म कर देती है और यूरी अब समझ चुकी थी कि ये खत्म हो चुकी है। तो अब वो उसका वेपन लेने के लिए वहां पर उस बिल्डिंग के ऊपर आ रही थी। अब यहाँ पर आकर वो देखती है कि वो जो लड़की थी वो मरी नहीं है, असल में गोली उसके मास्क पर लगी थी और उसका मास्क इतना ज्यादा हार्ड था कि वो गोली उस लड़की को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पाई थी। हाँ, लेकिन उसके मास्क पर क्रैक जरूर आ गया था और वो बीच में से टूट चुका था। अब यूरी फिर से अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तानती है, लेकिन सामने वो लड़की कह रही थी कि रुक जाओ, असल में ये मास्क हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते, पर हमसे ये जबरदस्ती कराया जा रहा है। अब ये सुनकर यूरी शॉक थी। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ बता सकती हो, लेकिन अब वो लड़की उससे कुछ भी कहती इससे पहले ही उस मास्क से उसे कुछ कमांड मिलता है और तुरंत ही वो मास्क टूटने लगता है। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं और कुछ बता नहीं सकती। और इसके बाद वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। उसकी एक आंख दिख रही थी और आंख में आंसू थे। यूरी बहुत शॉक थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब इतना ज्यादा सोचने के कारण उसका सर दुखने लगा था और वो जोर से चिल्ला रही थी। वैसे तभी उसे उस पुलिस ऑफिसर का दोस्त दिखाई देता है, पर ये सिर्फ उसका दिमाग था जो कि ये सब इमेजिन कर रहा था। लेकिन फिर वो फैसला करती है कि ये गलत है और मैं इन लोगों की तरह इस तरह से कंट्रोल नहीं होना चाहती, इस वजह से मुझे सरवाइव करना ही होगा। और साथ ही वो ये फैसला करती है कि जो कोई भी इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है वो उसे छोड़ेगी नहीं। वैसे अब वो उस लड़की की बॉडी के पास जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। और फाइनली उसके बैग में कुछ खाना मिलता है और यूरी को भी बहुत भूख लगी थी तो उसके लिए ये अच्छा था। साथ ही साथ उसे उस लड़की का वेपन भी मिल गया था जिसे वो यूज कर रही थी। और जब वो बैग में और देखती है तो उसे उस बैग में एक और गन मिल जाती है। यूरी इन सब चीजों को रख लेती है और वहां से आगे बढ़ती है। अब इस बिल्डिंग से वो नीचे तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसे ब्रिज पार करके दूसरी बिल्डिंग में जाना था। लेकिन जब उस ब्रिज पर से जा रही होती है तभी उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देता है। उसका ध्यान उस हेलीकॉप्टर पर था, लेकिन इतने में ही वो ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है। यहाँ पर वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही उस लड़की के उस वेपन ने उसे बचा लिया था और अब वो फाइनली किसी तरह से उस सामने वाली बिल्डिंग तक चलकर आती है। यहाँ पर अभी वो बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर आ सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही नीचे आने लगी थी। मगर यहाँ आते वक्त उसे एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है और वो देखती है कि उसके पास में एक लेटर था। वो उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा हुआ था कि बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि उन लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन बस दिक्कत ये थी कि वो हेलीकॉप्टर एक वक्त पर सिर्फ एक लोगों को ही वहां से ले जा सकता है। अब पहले यूरी सोच रही थी कि शायद ये एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वैसे तभी उसे अचानक से गोली के चलने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद या तो कोई मास्क मैन यहाँ पर या फिर कोई और नॉर्मल पर्सन है जो कि मास्क मैन पर गोली चला रहा है। अब वो उसी तरफ भागती है और वो देखती है कि एक आदमी नीचे पड़ा था और हेल्प मांग रहा था और माफी भी। उसने मास्क भी पहन रखा था। वो थोड़ा और देखती है तो दिखता है कि एक लड़की जिसका नाम मेयुकू है वो उस आदमी की तरफ एक गन ताने हुए है। पहले यूरी को ये भी लग रहा था कि शायद वो लड़की मास्क वाले लोगों के साथ मिली है, लेकिन वो देखती है कि उसने तो मास्क पहना ही नहीं है। पर अब उस आदमी को बचाने के लिए यूरी यहाँ से गोली चला देती है, मगर गोली उस लड़की को नहीं लगी थी। असल में यूरी उसे गोली मारना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उसके हाथ से गन गिराना चाहती थी और अब गन उसके हाथ से गिर भी चुकी थी। यहाँ पर मेयुको रुकती नहीं है, वो अपने पास से चाकू निकालकर तुरंत उस आदमी को जान से मार देती है और इसके बाद यूरी से कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। इस चीज पर यूरी कहती है कि मुझे तुम्हें मारना नहीं, मुझे बस तुमसे बात करनी है। और फिर मेयुको कहने लगती है कि देखो, इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है और वो सिर्फ एक वक्त पर एक ही इंसान को ले जा सकता है, और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा। लेकिन यूरी ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। अब मेयुको ये देखकर शॉक थी कि आखिर यूरी खुद की जान क्यों नहीं बचा रही। मगर इतने में ही यूरी नोटिस करती है कि मेयुको के पीछे वही स्नाइपर वाला मास्कमैन गोली चलाने वाला है, इसीलिए तुरंत ही वो भागती और मेयुको को बचाती है। गोली उन दोनों को नहीं लगी थी, लेकिन इतने में ही यूरी ने गन निकालकर उस स्नाइपर मैन की तरफ चलाना चालू कर दिया था। स्नाइपर मैन तो वहां से बच जाता है, मगर मेयुको ये सब चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी। अब वो स्नाइपर मैन वहां सामने से छुपकर गोली चलाने की प्लानिंग में था और ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना नाम बताते हैं। यहाँ पर मेयुको अभी मन में सोच रही थी कि जब वो रियल वर्ल्ड में थी तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। उसके जितने भी दोस्त थे वो सब बहुत बुरे थे और बाकी जिन भी लोगों से वो मिली वो सभी के सभी बहुत बुरे ही थे। इस वजह से वो यहाँ पर सोच रही थी कि उसे यूरी को छोड़कर ऊपर की तरफ भागना चाहिए, जिससे कि वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर अपनी जान बचा सके। इसके बाद अब वो फिर से थोड़ा सोचती है और यूरी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। अब प्लान के मुताबिक वो लोग वहाँ सीढ़ियों के ऊपर की तरफ भागने लगे थे। इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ की सीढ़ियाँ खुली हुई थी, बस नीचे की
तरफ नहीं जाया जा सकता था, तो अब ये ऊपर की तरफ भाग रहे थे। इतने में ही वो मास्क मैन भी इनका पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो एक फ्लोर ऊपर पहुंचता है तभी वो देखता है कि सीढ़ियों से एक ग्रेनेड नीचे की तरफ आ रहा है और वो ग्रेनेड वहीं पर ब्लास्ट करता है। और इसके बाद मेयुको और यूरी ऊपर से नीचे उस मास्क मैन को देखने आती है कि वो बचा है या मारा गया, लेकिन नीचे आकर वो देखती है कि वो वहां पर तो था ही नहीं और बस उस स्नाइपर मैन की कैप पड़ी हुई थी। उन्हें लगता है कि वो शायद उस बिल्डिंग से नीचे गिर गया। यहाँ पर यूरी अभी मायुको को थैंक यू कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए, और ये भी कह रही थी कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। अब मेयुको थोड़ा शर्माती और कहती है कि देखो, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुमने भी मेरी जान बचाई थी। वैसे अब यूरी कुछ कहने वाली थी, लेकिन इतने में ही मेयुको उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दोनों सुनते हैं कि ये और किसी चीज की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की आवाज है, और इसे सुनते ही वो दोनों ही वहां से सीधा बिल्डिंग के ऊपर की तरफ भागने लगे थे। वैसे इसी बीच हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, मगर हम ये भी देखते हैं कि यूरी और मेयुको भले ही ऊपर की तरफ भाग रही थी, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कम थी, और जब वो ऊपर पहुंचती है तो इतने में ही वो हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। अब यूरी यहाँ पर गोली चलाकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करती है, पर मेयुको बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो हेलीकॉप्टर सिर्फ नॉर्मल रूल्स को फॉलो कर रहा है। वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका था और टाइम के हिसाब से अब यहाँ से चला गया, शायद वो फिर लौट कर आएगा। लेकिन अब यूरी बार बार गोली चला रही थी, इस वजह से वो हेलीकॉप्टर वापस से पीछे की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक और मास्क मैन था जो कि इनकी तरफ गोली चलाने लगता है। ये दोनों वहां से भागते हुए खुद को बचाती हैं और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर वापस से लौट जाता है। यहाँ पर यूरी मायुको से माफी मांग रही थी कि उसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर छूट गया, वरना मायुको तो पहले उस आदमी को खत्म करके सीधा ऊपर की तरफ आने वाली थी। मगर मेयुको कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से इस हेलीकॉप्टर को कैच कर सकते हैं, शायद ये फिर से यहाँ पर लौट कर आए। अब यूरी उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम 2 लोग हैं और हमें 2 बार इस हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। इससे अच्छा तो हम अपने सीढ़ियों को ढूंढें, क्योंकि इस वर्ल्ड में और भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा और वो हमारी मदद कर सकते हैं इस हेलीकॉप्टर को चुराने में। और अगर हमने इस हेलीकॉप्टर को अपना बना लिया तो फिर हमें एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक मास्क मैन से लड़ना होगा और एक ड्राइवर से, उसके बाद फिर ये हेलीकॉप्टर हमारा होगा। मेयुको उसकी बातें को बहुत ध्यान से सुन रही थी और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा शौक लग रही थी और अब वो भी यूरी का साथ देने के लिए तैयार थी। वैसे इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम सीधा उस मास्क मैन को देखते हैं। उसका मास्क इस वक्त थोड़ा सा क्रैक कर गया था और अब वो सोच पा रहा था। मास्क के होते हुए वो लोग अपने कंट्रोल में नहीं थे, इस वजह से वो कुछ सोच नहीं सकते थे, पर अब उसे सब समझ में आ रहा था और उसे एक अधूरा काम पूरा करना था, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता। वो आगे बढ़ रहा था कि तभी एक और मास्क मैन वहां से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं करते, मगर जो दूसरा वाला मास्क मैन था वो तभी अपने वेपन से स्नाइपर वाले पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि मास्क मैन तुरंत ही अपने स्नाइपर आगे करके उस दूसरे वाले को मार दिया था और अब वो समझ चुका था कि अब उसे बाकी लोगों के साथ साथ इन मास्क वाले लोगों से भी बचना है, क्योंकि उसका मास्क अब टूट चुका है। तो अब जो भी उसे कंट्रोल कर रहा है वो फिर से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि यूरी इस वक्त कुछ सोच रही थी या फिर सपना देख रही थी कि कैसे वो अपनी वर्ल्ड में थी और स्कूल में अपनी क्लास के अंदर बैठी हुई बाहर खिड़की से एक टावर को देख रही थी। वो टावर सच में बहुत बड़ा था और शायद वो पहले वहां पर हुआ नहीं करता था, लेकिन अब अचानक से वो सीधा इस दुनिया में आ जाती है और वो अपने आप को एक बिल्डिंग के छत पर पाती है। मगर तभी उसकी नींद खुल गई थी और वो देखती है कि वो बहुत देर से सो रही थी और अब रात भी हो चुकी है। उसका सामान तो वहीं पर रखा हुआ था, लेकिन मेयुको वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यूरी को लगता है कि शायद वो वहां से चली गई क्योंकि वहां पर एक गन भी मिसिंग थी, पर वो दुखी थी क्योंकि उसने उसको अपना फ्रेंड माना था। इसके बाद अब वो वहां से आगे बढ़ती है तो उसे खिड़की से बाहर की तरफ एक मास्क मैन दिखाई देता है। अब यहाँ पर यूरी को खुद की जान बचानी थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भागती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे इस बिल्डिंग से होकर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना था और वो आगे बढ़ती है। ब्रिज पार करते हुए वो देखती है कि मास्क मैन अभी भी उसका पीछा कर रहा है और हम नोटिस करते हैं कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 2 और लोग थे और उन लोगों ने भी मास्क पहन रखा था। अब उन तीनों में जो लड़की थी वो यहाँ ब्रिज को पहले पार कर रही थी, लेकिन अचानक से ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है। ये सब यूरी ने पहले से ही प्लान कर रखा था क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका पीछा करेंगे। वैसे वो मास्क वाली लड़की किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है क्योंकि उसकी उंगलियां भी उस एक लकड़ी को पकड़े हुई थी, लेकिन इतने में ही वो दूसरा मास्क मैन जो कि सबसे पहले यूरी का पीछा कर रहा था वो वहां पर आकर उस लड़की की उंगली काट देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। और अब ये वाला मास्क मैन यूरी की तरफ आगे बढ़ रहा था। यूरी अपनी गन आगे करती और गोली चलाती है, पर गोली उस मास्क मैन को नहीं लग रही थी और जब यूरी फिर से गोली चलाने वाली थी तो अचानक से गोली फायर ही नहीं होती। वो वहां से भागती और बिल्डिंग के इस तरफ आती है, मगर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो दोनों मास्क मैन उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन अब सही वक्त पर वहां मेयुको आ जाती है और वो भी गोली चलाने लगती है। लेकिन ये जो पहले वाला मास्क मैन था वो उस दूसरे वाले मास्क मैन को आगे कर खुद की जान बचा लेता है
और ज्यादा फायरिंग की वजह से अब मेयुको के पास गोलियां नहीं बची थी। मगर हम देखते हैं कि अब ये मास्क मैन यूरी का पीछा छोड़कर मेयुको के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अब उसके पास गोली नहीं थी, इसीलिए वो गन फेंक देती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। उस मास्क मैन के पास कुछ वेपन भी थे जिन्हें लेकर वो मेयुको पर हमला कर रहा था। हम देखते हैं कि मेयुको ने अपनी गन और कहीं नहीं बल्कि वहीं सामने यूरी के पास फेंकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि यूरी के पास बैकपैक है और उसके पास मैगजीन रखी हुई है। यूरी तुरंत ही उस गन को रिलोड करती है और इस मास्क मैन के ऊपर चलाती है। ये मास्क मैन नीचे गिर चुका था और इन दोनों ने उसका वो मास्क हटा लिया था। वैसे अब ये मास्क मैन उठ नहीं सकता था और यूरी को अभी उस लड़के की बात याद आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने कहा था कि इस मास्क को कभी यूरी ना पहने और ना ही कभी उसके पीछे देखे। अब यूरी इस मास्क मैन से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तो ये लड़का बताता है कि इस मास्क के पीछे ना जाने किस तरह की चीजें बनी हुई है जिस वजह से ये मास्क सामने वाले को कंट्रोल कर लेता है। फिर भले ही ये मास्क निकल क्यों ना जाए, लेकिन जो भी उन्हें ऑर्डर दे रहा है उन्हें इसका ऑर्डर मानना पड़ता है। वैसे ये लड़का और कुछ बताए इससे पहले ही उसे एक ऑर्डर मिलता है कि उसे अब खुद को खत्म करना होगा, जिसके बाद ये खुद की ही जीभ बाइट करके खुद को मार लेता है। वैसे यहाँ पर यूरी और मेयुको खुश थे कि उन दोनों की जान बच गई। वैसे अब मेयुको अपना फोन निकालकर चेक कर रही थी और जैसे ही यूरी ये सब चीज देखती है तो वो शॉक हो जाती है और उससे उसका फोन छीनकर कहती है कि मुझे अपने भाई को फोन करना है। अब जैसे ही वो अपने भाई से बात कर रही थी तो यहाँ पर उसका भाई सारी सिचुएशन को समझता है कि यूरी के साथ क्या क्या चीजें हुई और उसे ये भी पता चलता है कि यूरी को एक लड़की मिली जिसका नाम मेयुको है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि मेयुको को खत्म कर दे, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए कोई कभी भी किसी को मार सकता है। अब ये बात सुनने के बाद वो इमेजिन करती है कि जैसे कि उसने गोली चला दी हो और मेयुको मारी गई हो, लेकिन बस ये उसकी इमेजिनेशन थी। और जब उसका भाई फिर से ये बात दोहराता है तो वो कहती है कि अगर उसके भाई ने फिर से ये बात कहा तो वो खुद को ही खत्म कर लेगी। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये बात नहीं दोहराऊंगा। वैसे उसका भाई उसे बताता है कि इस फोन के थ्रू मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर आ भी सकता हूँ। अब यूरी बहुत ज्यादा खुश थी, वो फोन कट करती है और मेयुको के पास आती है। सबसे पहले तो वो उसे हग करती है और फिर उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं तुम्हें मार रही हूँ। वैसे उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो शौक थी। बस मेयुको ये समझ चुकी थी कि यूरी के उसके साथ होने से उसका फायदा ही है, वो दोनों साथ में काम करेंगे तो अपनी जान बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग पार कर रहे थे, यहाँ पर यूरी आगे चल रही थी जिससे कि अगर कोई खतरा हो तो पहले वो नोटिस कर सके। लेकिन पीछे मेयुको ये चीज देखकर बहुत शौक थी और सोच रही थी कि यूरी बहुत अच्छी है और अगली बिल्डिंग पर पहले वो जाएगी। अगले सीन में हम यूरी के भाई को देखते हैं जो इस वक्त एक मास्क मैन से लड़ रहा था। उसने तुरंत ही उस मास्क मैन को मार दिया था और इस वक्त वो खुद से कह रहा था कि भले ही मैंने इसे खत्म किया हो लेकिन और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी तरह से इन्हें नॉर्मल करना नामुमकिन है। अगर इनका मास्क हटा भी दिया जाए तो भी ये नॉर्मल नहीं होने वाले, इसीलिए अगर खुद की जान बचानी है तो इन लोगों को खत्म करना जरूरी है। वैसे साथ ही हमें अभी वो स्नाइपर वाला मास्क मैन भी दिखाया जाता है जिसका मास्क थोड़ा सा टूट चुका था और अब वो खुद के कंट्रोल में था। यहाँ पर वो ये समझ चुका था कि उसका वो आखिरी काम है जो उसे पूरा करना है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में उसकी फाइट यूरी के भाई के साथ हुई थी, जिस चीज में वो उसे मार नहीं पाया और वो चाहता है कि बस वो एक बार फिर से उससे लड़ाई करके उसे हराए। बस यही उसका आखिरी काम था। और अब यहाँ पर हम वापस से यूरी के भाई को देखते हैं। वैसे उसका भाई का नाम रीका है और यहाँ रीका अब आगे बढ़ रहा था, तभी वो दो और लोगों से मिलता है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। असल में वो उसके साथ ही थे और वो बताते हैं कि वो यूरी के साथ कांटेक्ट करना चाहते थे पर उनके पास फोन नहीं था। अब रीका उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मगर इतने में ही पीछे की तरफ से एक कैनल बॉल आती है जो कि सीधा आकर रीका के उस दोस्त को लग जाती है और यहाँ पर वो तुरंत ही मारा जाता है। अब रीका और जो उसकी दोस्त थी वो दोनों ही पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक मास्क मैन था जो कि लोहे से बनी हुई बॉल फेंक रहा था और वो अपने हाथ से ही उन्हें इतनी तेज स्पीड से फेंक रहा था कि अगर वो बॉल इन्हें टच भी करती तो ये मारे जाते। ये चीज देखकर रीका बहुत ज्यादा शॉक था और कह रहा था कि ये उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस वजह से रीका और वो लड़का वहां से भागने लगते हैं। अब वो दोनों वहां से भागते हुए उस जगह के एंड तक पहुंचते हैं। सामने गेट लगा हुआ था जिस पर एक कोड लॉक सिस्टम था और गेट तोड़ने का टाइम था ही नहीं, क्योंकि वो मास्क मैन वहां पर कभी भी आता होगा। अब ये दोनों सोच रहे थे कि ये क्या करे। इतने में ही वो लड़का बताता है कि ये जो मास्क मैन था ये पूरी तरह से बेसबॉल का प्लेयर लग रहा था, इसीलिए हमें इसके साथ उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। हम इसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके साथ बेसबॉल खेले तो ये शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और अब उसकी बात थोड़ी थोड़ी सही भी लग रही थी, इस वजह से रीका बात मान लेता है। अब वो बेसबॉल वाला मास्क मैन वहां पर आता है और बॉल फेंकता है।
तो ये उस बॉल को एक हैमर से दूर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल को स्ट्राइक ना कर पाने की वजह से वो पीछे जाकर टकराती है और रिका खुद भी शॉक था क्योंकि वो इस तरह की बॉल नहीं रोक सकता। मगर सच में अब उस मास्क मैन का ध्यान हट चुका था कि उसे बस इन लोगों को मारना है और इसी चीज में वो लड़का यानी कि रिका का दोस्त गोली चलाकर उस मास्क मैन को खत्म कर देता है और अब ये फाइनली बच चुके थे और इनके पास अब टाइम था उस गेट को अनलॉक करने का। ये तुरंत वहां से निकलते हैं और एक ब्रिज पार करने लगते हैं। वैसे अब यहाँ पर रिका भी उस लड़के को बता रहा था कि कैसे उसकी बहन ने खुद को बचाया और एक प्लान बनाया और उनका प्लान वही था कि बस उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए यहाँ से जिंदा बचने के लिए और इस चीज के लिए उन्हें जितने हो सके उतने ज्यादा दोस्त बनाने होंगे। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तभी सीन चेंज हो जाता है और हम उसी स्नाइपर वाले मास्क मैन को देखते हैं। इस वक्त वो खुद के कंट्रोल में था, मतलब वो सोच पा रहा था, पर वो खुद से कहता है कि ये मास्क सच में बहुत बेकार चीज है। असल में क्या है कि ये मास्क टूटने की वजह से होश में तो आ गया था, लेकिन अगर वो उसे उतारने की कोशिश करता तो अचानक से उसे वही कोड दिख जाते जो कि उस मास्क के पीछे की तरफ लगे हुए थे और जैसे ही वो कोड उसे दिखते तो वो फिर से उसके कंट्रोल में आ जाता और उसे वो वापस से पहनना पड़ता और ऑर्डर फॉलो करने पड़ते। वैसे इस वक्त उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिका से फाइट क्यों करना चाहता है, मगर फिर भी वो उसका आखिरी काम था जो वो खुद ही करना चाहता था। यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा था तभी सामने उसे एक लड़की दिखती है। वो उसके पास जाता और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर अब इतना पूछने के बाद उसने तुरंत ही अपनी गन उस लड़की की तरफ तान दी थी। वो लड़की बहुत डर गई थी, मगर अचानक से ही मास्क की तरफ से एक ऑर्डर आता है। वहाँ जो भी इन्हें ऑर्डर देता है वो कह रहा था कि स्नाइपर मैन को इस लड़की को नहीं माना है। स्नाइपर मैन बहुत ज्यादा शॉक था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर उसे बताया जाता है कि ये लड़की गॉड कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। मतलब यहाँ पर उन लोगों को लाया गया है सिर्फ इस वर्ल्ड का गॉड बनाने के लिए और जितने भी मास्क वाले लोग हैं वो सिर्फ एक एंजल हैं जिन्हें ये एग्जाम लेनी है। ये सब सुनकर स्नाइपर मैन बहुत ही ज्यादा शॉक था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। लेकिन अब ये ऑर्डर था, इस वजह से वो उस लड़की को मार नहीं सकता था। वो तुरंत अपनी गन नीचे कर लेता और पूछता है कि तुम कौन हो। अब इस पर वो लड़की अपना नाम बताती है। वैसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम सीधे यूरी को देखते हैं। अभी यूरी सो कर उठी थी और वो देखती है कि मेयुको अभी सो रही है, मगर अचानक से ही उसके सामने से ब्रिज से एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है जिसने व्हाइट मास्क पहन रखा था। यूरी पूरी तरीके से तैयार थी उस पर हमला करने के लिए, मगर वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और ना ही वो कुछ करने की कोशिश करता है। वो बस चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके पास जो बैग था वो वहीं पर गिरा कर चला गया था। अब उसके जाने के बाद यूरी उस बैग को खोलती है। उसके अंदर बहुत सारा खाना था और साथ ही साथ एक चाकू भी था। अब वहीं पर मेयुको भी उठ चुकी थी, तो वो पूछती है कि क्या मैं इस चाकू को रख सकती हूँ। वैसे यूरी अब सो चुकी थी। असल में वो बस एक दूसरे को गार्ड कर रहे थे बारी बारी से। यूरी की बस थोड़ी सी टाइम के लिए नींद लगी थी। उन्हें एक पर्सन को वहां पर जागना पड़ रहा था जिससे कि वो देख सके कि कोई उन पर हमला ना कर दे। तभी एक कॉल आता है। ये कॉल यूरी के भाई रिका का था। यहाँ पर मेयुको उस कॉल को उठाती है। यहाँ पर रिका पहले तो माफी मांगता है कि मैंने यूरी से कहा कि वो तुम्हें मार दे। मेयुको को कुछ समझ नहीं आया था, मगर अब रिका कहता है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है, बस तुम किसी भी तरह से यूरी की रक्षा करना। इस पर मेयुको हाँ कर देती है। वैसे वो कंफ्यूज थी कि वो ये सब कह क्या रहा है। वैसे अब इसके बाद यहाँ से एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त अब वो स्नाइपर वाला मास्क मैन और वो लड़की बात कर रहे थे। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि वो इतने टाइम से सिर्फ अकेले ही इधर उधर घूम रही है और बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई है, इसीलिए वो चाहती है कि ये मास्क मैन उसका साथ दे और ये दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े। लेकिन मास्क मैन जानता था कि उसका काम सिर्फ लोगों को मारना है, तो वो उसका साथ नहीं दे सकता। इसीलिए वो कहता है कि मुझे माफ करना। लेकिन वो यहाँ पर ये भी बताता है कि दो लड़कियां जो कि शायद हाई स्कूल की एज की होगी, वो भी यहाँ पर खुद को सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ रही है। शायद इस लड़की की मुलाकात उनसे होगी, तो वो कहता है कि तुम उन्हें अपना दोस्त बना सकती हो। वो सच में अच्छी लड़कियां हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। अब इसके बाद मास्क मैन वहां से चला गया था। इसके बाद हम यूरी और मेयुको को देखते हैं जो इस वक्त ब्रिज पार करके एक दूसरे बिल्डिंग पर जा रहे थे, मगर वो दोनों थोड़े से उदास थे क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैवल करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने मास्क ना पहना हो। लेकिन यहाँ पर मेयुको कहती है कि चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। जिस पर यूरी कहती है कि हाँ तुम सही ही कह रही हो, हमें होप नहीं खोनी चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि बिल्कुल सेफ की कॉस्ट्यूम में था वो इस वक्त इन पर नजर रख रहा था और अब जैसे ही मेयुको वहाँ उस बिल्डिंग के पास कॉर्नर में जाती है तो ये आदमी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन अचानक से ही इसी आदमी ने पैर पकड़कर मेयुको को बचा लिया था और उसे खिड़की के थ्रू नीचे वाले फ्लोर पर फेंक दिया था। अब मेयुको बहुत ज्यादा शौक थी कि आखिर ये आदमी उसे मारना चाहता था, फिर उसने उसे बचाया क्यों।
वो आदमी बताता है कि उसके मास्क में थोड़ा सा क्रैक है, जिस वजह से वो थोड़ा सोच सकता है, पर वो हमेशा अपने कंट्रोल में नहीं रहता। यहाँ पर यह आदमी मायूको से ये भी कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि मुझे लोगों को खत्म करने में मजा आ रहा है। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी और अपने आसपास वो कुछ सर कटे हुए देखती है, जिन्हें इसी आदमी ने मारकर यहाँ पर फेंका था। और अब ये आदमी यहाँ पर मायूको पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पीछे यूरी खिड़की के थ्रू उल्टा लटक कर इस आदमी पर गोली चलाती है, जिस वजह से ये आदमी नीचे गिर पड़ता है। और इसके बाद अब यूरी को लगता है कि शायद ये मारा गया, तो वो वहां से ऊपर जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस फ्लोर की सीढ़ियों के थ्रू आगे बढ़ो, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। मायूको इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वैसे वो देखती है कि वो आदमी तो अभी भी जिंदा है और अब उसका मास्क टूट चुका है और उसने उस मास्क को अभी तक देखा नहीं था, जिस वजह से वो खुद के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन वो एक बुरा आदमी है, इस वजह से वो भले ही मास्क के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्हें खत्म करना चाहता था और अब वो हमला करने ही वाला था। लेकिन इतने में ही मायूको अपनी चाकू निकालती है और उसके चेहरे पर मारकर उसे खत्म कर देती है और अब वो वहां से आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद जब यूरी ऊपर से नीचे आ रही थी तो वो दोनों फिर से मिलते हैं। अब वो एक दूसरे को देखकर खुश थे, मगर इतने में ही उन्हें पास की दीवार पर लगा हुआ एक कागज दिखता है, जिस पर लिखा हुआ था कि हमें अगर इस गेम को पार करना है तो हमें जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दोस्त बनाने होंगे और मिलकर काम करना होगा। और वहां पर नीचे एक लोकेशन भी लिखी हुई थी। ये समझ जाते हैं कि शायद कोई और भी है जिसने मास्क नहीं पहना है और वही ये सब लिख कर गया है, तो अब वो तुरंत उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्नाइपर मैन भी और वो लड़की भी वहां पर आ चुके थे। वो स्नाइपर मैन अभी उसके साथ इसीलिए था क्योंकि जब तक वो लड़की मायूको और यूरी को नहीं ढूंढ लेती तब तक वो उसका साथ दे रहा था, जिससे कि उसे कोई खतरा ना हो, क्योंकि उसका मास्क भी टूट चुका है। तो वो एक अच्छा लड़का है, मतलब अब वो मास्क के कंट्रोल में नहीं था। अब ये दोनों ही उसी लोकेशन की तरफ जाने लगे थे और वैसे मास्क मैन भी यही चाहता था कि वो भी इस वर्ल्ड के सीक्रेट के बारे में पता लगाए, क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड से नहीं है, उसे बस यहाँ पर लाया गया था और एक एंजल बना दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी और मायूको उस जगह पर पहुंच चुकी थी। वहां पर पहुंचकर सामने वो एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं और यूरी को लगता है कि शायद ये कोई प्लान था उन्हें यहाँ तक लाने के लिए, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन निकाल लेती है। पर इतने में ही पीछे से एक आदमी जिसने मास्क नहीं पहन रखा था आकर यूरी को पकड़ लेता है और साथ ही एक और आ गया था जिसने मायूको को पकड़ लिया था। और हम देखते हैं कि वहां पर और भी कई लोग थे और उनमें से किसी ने वो मास्क नहीं पहन रखा था। अब जिसने वो मास्क पहना था वो अपना मास्क उतारता और बताता है कि इस मास्क के पीछे टेप लगा हुआ है, जिस वजह से उस पर जो कोड लिखा हुआ है वो उन्हें नहीं देखते और ये अपने होश नहीं खोते। मगर यहाँ पर ये इसीलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि इन्हें ये चेक करना था कि सच में ये मास्क अगर किसी को पहना दिया जाए तो क्या वो अपना होश खो देगा या कंट्रोल में चला जाएगा। और यही चेक करने के लिए उन्होंने यूरी और मायूको को पकड़ा था। वो मास्क मैन जो कि नकली मास्क पहने हुए थे उसका टेप निकालकर उस मास्क को यूरी को पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर अब इतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का आ गया था जिसने एक सूट पहन रखा था, जो कि अक्सर लोगों मगर इतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का आ गया था जिसने एक सूट पहन रखा था जो कि अक्सर लोग गाड़ी चलाते वक्त पहनते हैं और ये एक राइडर की यूनिफॉर्म थी। तो यहाँ पर ये आता और तुरंत ही उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसने उसी आदमी को मारा था जिसने मायूको को पकड़ा था, मगर ये मायूको पर हमला नहीं करता। इसी तरह से इन सभी को मारने के बाद अब यूरी के वो सामने खड़ा था और ये यूरी से कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर यूरी उसे नहीं मार सकती थी क्योंकि जो सूट उसने पहन रखा था उसे गोली नहीं लग सकती थी और वो भी बहुत फास्ट था। इस वजह से जो उसके वीक पॉइंट थे वहां पर गोली चलाना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर मायूको सिचुएशन को समझते हुए एक मास्क उठाती है और उसे पहनने लगती है। वो जैसे उस मास्क को पहनती है यूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो समझ गई थी कि अब मायूको अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। और यहाँ पर वो लड़का भी समझ चुका था कि मायूको ने मास्क पहन लिया है, इसका मतलब अब वो उन्हीं के साथ एक एंजल है। असल में वो लड़का भी एक एंजल ही है और उसने भी मास्क ही पहन रखा है, बस वो मास्क उन्हें पहले दिख नहीं रहा था। वैसे तो यूरी अपनी बंदूक को मायूको के सामने करती है, मगर वो गोली नहीं चला पाती क्योंकि वो खुद की दोस्त को नहीं मार सकती थी। लेकिन अब मायूको यूरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। वो तुरंत ही अपना चाकू निकालकर यूरी को मारने वाली थी, लेकिन इतने में ही वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है और उस राइडर के ऊपर अपना चाकू चलाकर उसे खत्म कर देती है। वैसे राइडर भी यहाँ पर हमला कर रहा था जिस चीज में मायूको का वो मास्क टूट चुका था। हम देखते हैं कि वो अभी खुद के कंट्रोल में थी और वो यूरी को बताती है कि ये मास्क नकली था, असल में ये मास्क उस सेफ का था जिससे अभी अभी यूरी और मायूको की फाइट हुई थी। वैसे यहाँ पर ये सवाल बनता है कि आखिर मायूको ने ये सब किया क्यों। इसका कारण बहुत सिंपल था, वो लड़का मास्क के कंट्रोल में था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मायूको ने भी मास्क पहन रखा है और अब वो भी उन्हीं के साथ है, तो वो मायूको पर हमला नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मायूको को एक बहुत अच्छा चांस मिल चुका था उस पर हमला करने के लिए और इसीलिए बस उसने ये नाटक किया।
मगर हम देखते हैं कि वो राइडर अभी तक मरा नहीं था, वो सीधा ही अब मायुकू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वैसे उस मास्क को पहनने की वजह से भले ही मायुकू उस मास्क के कंट्रोल में नहीं आई, लेकिन वो मास्क जो स्ट्रेंथ और स्पीड इन लोगों को प्रोवाइड करता है वो मायुकू को मिल चुकी थी, पर उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी कि वो उस राइडर को हरा सके। इस वजह से मायुकू पीछे को हट रही थी, मगर यूरी उसकी मदद करने के लिए पहले तो अपना वो कोट निकालकर राइडर के ऊपर फेंकती है और इसके बाद वो तुरंत ही राइडर का पैर पकड़ लेती है। इस चीज में अब मायुकू को चांस मिल चुका था, वो हमला करती है और यहाँ पर वो राइडर मारा जाता है और ये उसका मास्क हटा लेते हैं। वैसे वो राइडर कह रहा था कि उसे ये सब नहीं पता था कि डिफेक्टिव मास्क जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन वो खुश है कि उसने इन लोगों को खत्म नहीं किया और अब वो फाइनली इस वर्ल्ड से वापस लौट सकता है। वैसे अब यूरी और मायुकू की जान बच चुकी थी, वो कुछ और मास्क लेते और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनके सामने कोई आ गया था और ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और हम उस स्नाइपर मैन और उसी लड़की को देखते हैं। वो अभी यहाँ पर इस जगह पर आ रहे थे, लेकिन उन्हें सामने एक आदमी दिखता है जो कि इस वक्त यूरी और मायुकू से बात कर रहा था, इसीलिए वो छुपकर उस आदमी की बातें सुनना ही सही समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी इस वक्त मास्क नहीं पहने हुआ था, मतलब वो अभी एक नॉर्मल ह्यूमन है, मगर वो इन पर हमला कर रहा था। वो अपने पास एक कुल्हाड़ी लेकर आया था जिसे वो उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन मायुकू तुरंत ही उसे तोड़ देती है। ये देखकर वो आदमी शॉक था और कहता है कि क्या तुमने मास्क पहना था, जिस पर मायुकू हाँ करती है। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि शायद यूरी एक गॉड कैंडिडेट है और अब उसे यूरी को खत्म करना था। वैसे इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और हमें क्यों मार रहे हो, तो इस पर वो आदमी बताता है कि असल में उसके 4 और दोस्त थे और वो टीम बनाकर यहाँ इस वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे थे और उन्होंने कई सारे मास्क वाले लोगों को हराया। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई काजुमा नाम के एक लड़के से, वो बिना मास्क में था मगर वो दूसरे मास्क वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता था और असल में हर गॉड कैंडिडेट ऐसा कर सकता है। काजुमा ने इस आदमी के सारे दोस्तों को मार दिया था और बस अभी ये अकेला ही बचा था और काजुमा ने इसे ऑर्डर दिया था कि वो इसे जाने देगा और साथ ही बाकी सारे मास्क वाले लोग इस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बस इन्हें अब उन सभी लोगों को मारना है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, जिससे कि वो लोग कभी गॉड कैंडिडेट बन ना पाए और काजुमा ही सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड कैंडिडेट बनकर रह सके। वैसे वो आदमी असल में इन दोनों को मारना नहीं चाहता था, वो बस ये चाहता था कि वो किसी भी तरह से अपने बाकी दोस्तों का बदला ले सके। यहाँ पर यूरी और मायुकू पूछती है कि आखिर ये काजुमा हमें कहाँ मिलेगा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उससे बदला लेने में, क्योंकि वो खुद ही बिना मास्क वाले लोगों को मार रहा है और ये सच में गलत चीज है। वैसे हम देखते हैं कि जब ये तीनों वहां से काजुमा को ढूंढने के लिए निकले थे तो यहाँ पर वो स्नाइपर मैन और वो लड़की हट चुके थे, वो इनसे नहीं मिले थे और इस वक्त अभी वो इन्हें छुप कर ही देख रहे थे। यहाँ पर वो लड़की स्नाइपर मैन से कहती है कि आखिर हम इनका साथ क्यों नहीं दे रहे, तो इस पर वो स्नाइपर मैन कहता है कि अभी हमें इनके बीच में नहीं आना चाहिए, अभी पहले हमें नोटिस करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे हम देखते हैं कि अब ये स्नाइपर मैन और वो लड़की एक बिल्डिंग के ऊपर आ चुके थे और अभी मायुकू यूरी और उस आदमी को देख रहे थे, क्योंकि ये लोग अब काजुमा के पास पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पर स्नाइपर मैन इस वक्त उस लड़की से पूछ रहा था कि क्या वो मास्क मैन को कंट्रोल कर सकती है, तो इस चीज पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। अब वहीं काजुमा यूरी और मायुकू के सामने था, लेकिन यूरी कहती है कि उन्हें पहले बात करके देखना चाहिए, पर काजुमा यहाँ पर बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं लग रहा था। वो तुरंत ही एक मास्क वाली लड़की को ऑर्डर देकर इन पर हमला करने को कहता है, पर यहाँ पर मायुकू आगे आकर उसे रोक लेती है और इसके बाद उस मास्क वाली लड़की की मायुकू के साथ फाइट होने लगी थी। वो दोनों वहां पर अभी लड़ ही रहे थे, तभी वो आदमी जो कि यहाँ यूरी और मायुकू को लेकर आया था वो उस मास्क वाली लड़की पर अटैक करने का फैसला करता है, क्योंकि उसी ने उसके दोस्तों को मारा था। तो यहाँ पर वो जैसे ही हमला कर रहा था इतने में ही वो मास्क वाली लड़की अपना वेपन उस आदमी को मार देती है और वो आदमी वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। वैसे हम देखते हैं कि असल में काजुमा का ये सब एक प्लान था, वो जानता था कि वो मास्क वाली लड़की अकेले कभी इन दो जनों को हरा नहीं सकती, इसीलिए वो तुरंत ही एक दूसरे मास्क वाले लड़के को ऑर्डर देता है इन पर हमला करने के लिए। ये लड़का इस वक्त उस बिल्डिंग की दूसरी तरफ छुपा हुआ था, वो वहां से निकलकर इनके ऊपर एरो चलाने लगा था, लेकिन इतने में ही यूरी यहाँ से गन चलाकर उस लड़के को मार देती है, क्योंकि यूरी जानती थी कि काजुमा ऐसे ही कुछ करने वाला है। वैसे हमें पता चलता है कि काजुमा सिर्फ एक वक्त पर एक ही मास्क वाले पर्सन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इस वजह से काजुमा को वहां से भागना था, लेकिन अब वो गन निकाल लेता और यूरी की तरफ तान देता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम बचने वाली नहीं। मगर अब यूरी ने भी अपनी बंदूक निकाल ली थी और उसे तुरंत ही काजुमा के सामने लगा दी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को शूट करने के लिए तैयार थे, लेकिन दूर से ये चीज वो लड़की देख रही थी और अभी वो स्नाइपर मैन से कह रही थी कि क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहती कि ये दोनों मारे जाएं, क्योंकि इन दोनों ने ही मास्क नहीं पहना है और इनकी कोई गलती भी नहीं है।
ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्नाइपरमैन कहता है कि नहीं, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए वहां पर जाओगी तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। अब उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, लगता है मुझे अपने वेपन का यूज करना ही होगा। वो अपना फोन निकालती है और आसपास के बिल्डिंग की फोटो खींचने लगती है। ये देखकर वो स्नाइपरमैन उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस चीज पर वो लड़की कहती है कि ये मेरा स्पेशल वेपन है। इसके बाद वो फोटो खींचती है और फिर अपना हाथ ऊपर करके फोन को ऊपर की साइड करती है, जिसके बाद वहाँ उस सिटी में सबसे ऊंचा टावर एक्टिवेट होने लगता है और वहां से एक लाइट निकल कर आती है जिस बिल्डिंग पर उस लड़की ने फोटो खींची थी, और वो उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। असल में हर गॉड कैंडिडेट के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती है। वैसे ये लड़की स्नाइपरमैन को ये भी बताती है कि इसके पास मास्कमैन को कंट्रोल करने की पूरी पावर तो है, लेकिन वो एक सर्टेन वेब लेंथ तक ही है। जैसे कि जो लड़का काजुमा है उसके पास जो पावर है वो सिर्फ एक वक्त पर एक ही मास्कमैन को कंट्रोल कर सकता है, और इस लड़की के पास जो मास्कमैन को कंट्रोल करने की पावर है वो एक रेंज तक सीमित है। उससे ज्यादा दूर पर अगर कोई होगा तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे वो ये भी कहती है कि वो ऐसा करना चाहती थी क्योंकि ऐसा करके वो बाकियों को बचा सकती है। अब वहां पर तभी एक और मास्कमैन आ गया था जो कि इनके लिए खाना लेकर आया था। अब स्नाइपरमैन अपना मास्क उतार कर दूसरी डायरेक्शन में बैठा हुआ था और अब वो खाना खा रहे थे। तभी ये मास्कमैन बताता है कि ये पूरा गेम लास्ट में जाकर किसी एक गॉड कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा जिसे सबसे बेस्ट गॉड माना जाएगा, और यहाँ पर वो लड़की फैसला करती है कि वही सबसे बेस्ट गॉड बनेगी। वैसे इसके बाद अभी हम यूरी और मायुकू को देखते हैं। यहाँ पर काजुमा बहुत शॉक था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो बिल्डिंग अभी डिस्ट्रॉय हुई है ये यूरी की पावर से हुई। इसी वजह से वो बहुत डर गया था। यूरी भी ये बात समझ रही थी, इसीलिए वो ऐसा ही बताती है कि जैसे कि सच में ये उसी की पावर थी। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब काजुमा भी उससे लड़ नहीं सकता था, इस वजह से वो हाँ कर देता है। और यहाँ पर यूरी कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो और इसीलिए तुम्हें अभी इस आदमी का ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पर वो उसी आदमी की बात कर रही थी जो यूरी और मायुको को यहाँ पर लेकर आया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता और हम अगले सीन में आ गए थे एक लेडी के पास जिस पर दो मास्कमैन हमला कर रहे थे, मगर अचानक से वहां पर एक और मास्कमैन आ जाता है जो कि उन दोनों मास्कमैन को खत्म कर देता है। वैसे इस चीज में वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अब तभी वहां पर रीका और उसके दोस्त आ गए थे। यहाँ पर आकर वो उस मास्कमैन को देखते हैं जिसने अभी अभी उन दोनों मास्कमैन को खत्म किया था। यहाँ पर रीका समझ गया था कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि कोई गॉड कैंडिडेट है जो कि इस मास्कमैन को कंट्रोल कर रहा है। अब तभी उस मास्कमैन को एक कॉल आता है और इसके बाद वो उस फोन को रीका को दे देता है। रीका उस फोन पर बात करता है तो उसे किसी लड़के की आवाज लग रही थी। वो समझ गया था कि ये कोई गॉड कैंडिडेट है जो छुपकर उन्हें देख रहा है और उस मास्कमैन को कंट्रोल कर रहा है। वैसे अब यहाँ पर हम उस लड़के को भी देखते हैं। वो यहाँ पर रीका को बताता है कि उसे एक बॉक्स मिला था जिस बॉक्स के अंदर एक ब्लैंक मास्क था, और जैसे ही उसने उसे लगाया तो उसके अंदर जो कोड थे वो कोड उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद वो एक गॉड कैंडिडेट बन गया जिसके बाद अब वो इन मास्क वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वैसे इसके बाद रीका पूछता है कि ये परफेक्ट गॉड क्या है, क्योंकि लास्ट में तो सभी में से एक परफेक्ट गॉड ही बचेगा। तो इस चीज पर वो लड़का कहता है कि देखो ये चीजें मुझे पता नहीं, लेकिन परफेक्ट गॉड शायद वही होगा जो सारी विशेष को पूरा कर सके। अब इसके बाद हम यूरी और मायुकू को देखते हैं। इस वक्त वो अपने भाई से बात कर रही थी और मायुकू खड़े होकर सोच रही थी कि रीका ने उससे कहा था कि वो यूरी को प्रोटेक्ट करे, और आज उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसके ड्रीम में बार बार वही मास्क आ रहा था जैसे उसने पहना था। और यहाँ पर ये देख पा रही थी कि जहाँ एक तरफ वो मास्क पहने हुए थी और एक तरफ नहीं, लेकिन जो मास्क पहने हुए थी वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मायुकू समझ रही थी कि हाँ सच में ये मास्क उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर मायुकू भी खुद को समझा रही थी कि वो इस तरह से अपना कंट्रोल खो नहीं सकती। वैसे तभी यहाँ पर यूरी आती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब मायुकू कहती है कि क्या हमें उस आदमी को देखना नहीं चाहिए जिसका इलाज काजुमा कर रहा है। तो यूरी कहती है कि अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गई। उसके बाद अब वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर उस आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा था। काजुमा बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अभी उसकी हालत थोड़ी सी खराब है। वैसे तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने मास्क पहन रखा था, और यहाँ पर काजुमा उसका मास्क उतारता है। ये चीज देखकर मायुकू बहुत ही ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और वो इस चीज का कारण काजुमा से पूछती है। तो वो बताता है कि ये मास्क सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मास्क ऐसे भी हैं जो कि परमिशन देते हैं कि हम उन्हें उतार सकते हैं। मास्क के बारे में पूरा समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के मास्क हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें किसी की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में वो जाने लगते हैं। वैसे इस वक्त वो एक ब्रिज पार कर रहे थे
और ब्रिज को पार करते वक्त मायूको को नीचे एक लड़की दिखाई देती है जो कि सेम उसी की तरह थी और उसने भी मास्क पहन रखा था। लेकिन ये सब सिर्फ मायूको की इमेजिनेशन थी। वो इस चीज से डर जाती और अपना कंट्रोल खोने लगती है और उसे चलना भी नहीं हो पा रहा था। यूरी उसे संभालती और कहती है कि क्या हुआ, जिस पर मायूको कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस गलती से मेरा पैर फिसलने वाला था। वो यहाँ पर झूठ कह रही थी मगर वो मन में सोच रही थी कि मुझे अभी खुद पर कंट्रोल रखना होगा, और तब तक तो बिल्कुल जब तक कि उन्हें यूरी का भाई नहीं मिल जाता। अब यहाँ से जब वो आगे बढ़ रहे थे तो सामने वाली बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी थी। वहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें एक मास्क मैन मिलता है जिस पर मायूको तुरंत ही आगे बढ़कर हमला करने लगती है, लेकिन वो आदमी बच गया था और मायूको दूसरी साइड आ गई थी। यूरी को उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि पहले मायूको बहुत सोच समझ कर हमला करती थी, लेकिन अभी वो बस लड़ना चाहती थी। हम देखते हैं कि मायूको एक बार फिर से उस पर हमला करती है मगर वो आदमी बच रहा था और उसके ऊपर भी हमला करके वो मायूको को दूर फेंक देता है। अभी यूरी गोली चला रही थी पर उस आदमी को एक भी गोली नहीं लगती, पर तभी हम देखते हैं कि एक बुलेट सीधा ऊपर की तरफ टकराते हुए उस आदमी को लग जाती है। यूरी ये चीज देखकर तुरंत ही समझ चुकी थी कि ये किसी और का नहीं बल्कि उस स्नाइपर मैन का ही काम है क्योंकि वही इस तरह से गोली चलाता है। अब यूरी समझ गई थी कि ये स्नाइपर मैन यहाँ पर आ चुका है, इस वजह से वो डर जाती और वहाँ से छुपकर सीधा मायूको के पास आती है। मायूको इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी और वो भाग नहीं सकती थी, इस वजह से वो धीरे धीरे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्नाइपर मैन और वो लड़की इस वक्त वहाँ पर आ रहे थे और स्नाइपर मैन कह रहा था कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये डर कर मुझसे भाग गई। वो लड़की कहती है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, लेकिन इस पर स्नाइपर मैन कहता है कि थोड़ा देख कर, क्योंकि शायद उनके पास और भी ग्रेनेड हो सकते हैं। अब ये सुनकर वो लड़की हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर तुमने मास्क क्यों पहना है और तुम हो कौन। इस चीज पर अब मास्क मैन बैठकर पूरी स्टोरी बताता है कि वो भी नॉर्मली यहाँ पर आया था और उसने भी मास्क नहीं पहना था, लेकिन फिर उसे दो मास्क मैन मिले जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का जो कि बहुत पावरफुल था। उसकी उनके साथ फाइट हुई और वो हार गया, जिसके बाद उन दोनों ने उसे खत्म नहीं किया बल्कि उसे मास्क पहना दिया जिससे कि वो लोग इसे कंट्रोल कर सके। ये सब सुनकर वो लड़की थोड़ी हैरान थी। वैसे तभी सीन चेंज होता और हम देखते हैं उसी लड़की को जिस लड़की की बात इस वक्त वो स्नाइपर मैन कर रहा था। वो लड़की यहाँ पर अभी इसी लड़की के बारे में सोच रही थी जो कि अभी स्नाइपर मैन के साथ है, क्योंकि इस लड़की ने अपनी पावर से उस बड़े से टावर को एक्टिवेट किया था, जिस वजह से उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की एक परफेक्ट गॉड कैंडिडेट बनने के लायक है। वैसे फिर हम यूरी और मायूको के पास आते हैं जो कि इस वक्त एक ब्रिज को पार करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। यहाँ पर मायूको मन में सोच रही थी कि उसे जो भी पर्सन दिख रहा है उस मास्क को पहने हुए, वो असल में सिर्फ इस मास्क का बनाया हुआ इल्यूजन है। मायूको खुद उसे नहीं देखना चाहती थी, पर वो मास्क कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहा है और शायद सभी लोगों को ऐसा ही फील होता होगा, इसीलिए वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। वैसे अब वो इस बिल्डिंग में आ चुके थे और यहाँ पर आने के बाद उन्हें याद आता है कि ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में यूरी और मायूको की मुलाकात हुई थी। मगर जब यूरी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि मायूको नीचे गिर चुकी है, और जब वो इस चीज का कारण मायूको से पूछती है तो वो बताती है कि अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे यूरी को पहले ये लग रहा था कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मायूको उसकी जान बचाते वक्त बहुत थक गई थी, इसीलिए वो चल नहीं पा रही है। पर मायूको बताती है कि ये उसका मास्क था जो कि उसे कंट्रोल करना चाहता था, पर उसने उसे रोक कर रखा। मगर अब इतने से ज्यादा वो उसे और देर तक नहीं रोक सकती, और अब अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो इस चीज में यूरी को खतरा हो सकता है। इस वजह से वो यूरी से चाहती थी कि वो उसे मार दे, मगर वो ये भी जानती थी कि यूरी कभी ऐसा नहीं करेगी। तो अब जब मायूको को कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था तो वो तुरंत ही वहां से आगे बढ़कर उस बिल्डिंग से नीचे कूदने लगती है। यूरी उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं, ये गलत है, मगर मायूको यहाँ पर यूरी को ही पीछे कर कर कहती है कि नहीं, मुझे मरना ही होगा। पर यूरी कहती है कि हम इसका कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। अब जब वो मास्क उस पर कंट्रोल बना चुका था तो वो मायूको को समझाता है कि तुम्हें यूरी को खत्म करना चाहिए, लेकिन मायूको उसकी बात नहीं मान रही थी। इसलिए मास्क की तरफ से ऑर्डर आता है कि मायूको बेहोश हो जाए, और असल में वो बेहोश भी हो जाती है। वो मास्क डायरेक्ट मायूको को मरने का ऑर्डर नहीं दे सकता था क्योंकि मास्क का ऑर्डर मायूको रोक रही थी। वो पूरी तरह से बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मास्क ने सिर्फ उसे बेहोश किया था, और जिसकी वजह से वो उसे खत्म कर सकता है। और इस चीज का पता यूरी को तब चलता है जब वहाँ पर एक और मास्क मैन आता है, और वो भी एक लड़की ही थी। ये यहाँ पर आकर पहले तो यूरी को बताती है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है, और इसके बाद वो ये भी कहती है कि अगर वो मायूको की जान बचाना चाहती है तो उसे ब्लैंक मास्क ढूंढना होगा, एक ऐसा मास्क जिस पर कुछ नहीं बना। और इसी सेम मास्क की बात वो लड़का भी कर रहा था जिसकी बात रीका से हुई थी। अगर यूरी उसे ढूंढ
ढूंढ लेती है तो यूरी भी एक गॉड कैंडिडेट बन जाएगी, जिसके बाद वो भी ऑर्डर देकर मायुको को ठीक कर सकती है। अब यूरी के पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से वो उसकी बात मान लेती है और मायुको को ले जाकर वहीं उस बड़ी सी बिल्डिंग के एक रूम में लिटा देती है और उस लोकेशन पर जाने लगती है जहाँ पर वो ब्लैंक मास्क मिल सकता था। अब यूरी के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि यहाँ मायुको के पास वो स्नाइपर मैन और वो लड़की आ चुके थे। वैसे यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम कुआन पता चलता है। यहाँ पर आने के बाद वो मायुको को इस हालत में देखती है तो फैसला करती है कि वो मायुको की जान बचाएगी और इसके लिए अब वो तुरंत ही मायुको के माइंड में चली गई थी, जहाँ पर आकर वो उससे मिलती है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर वो वाली मायुको भी थी जिसने वो मास्क पहन रखा था और यहाँ पर वो कुआन को मायुको से बात करने से रोक रही थी। वैसे कुआन कोशिश करती है कि वो मायुको को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन उस मास्क की पावर के सामने कुआन की पावर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कुआन अपनी पूरी कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं था। अब जो मास्क वाली लड़की थी वो कुआन पर हावी होने लगी थी और इस वजह से कुआन वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो बाहर उस कमरे में थी। इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम वापस से यूरी को देखते हैं जो कि अभी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है और बहुत ही स्पीड से उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। यूरी तुरंत जल्दी से ऊपर आती है, मगर हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी भी वहाँ पर पहुंच चुका था और अब वो यूरी के ऊपर पैर रख देता है। साथ ही साथ उसके हाथ में एक इंजेक्शन भी था जिसके अंदर किसी तरह का लिक्विड था और वो अभी यूरी को वो इंजेक्शन लगाने वाला था। अब यूरी बच नहीं पा रही थी, इस वजह से वो चिल्लाती है कि शायद कोई उसकी बात सुन ले और उसकी मदद करे और उसकी आवाज यहाँ मायुको तक भी पहुंच रही थी, जिस वजह से अब वो होश में आ गई थी। हम देखते हैं कि वो मास्क पहना हुआ आदमी अब यूरी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था, लेकिन यूरी जैसे तैसे करके उससे बच जाती है और वहां से भागने लगती है। उसी बिल्डिंग की छत पर आने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था और यूरी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही ब्लैंक मास्क था जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो मास्क को पहन लेती है और जैसे ही वो उसे पहनती है तो वो उसके माइंड के अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर उस मास्क का जो भी कोड था और जो भी सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका था। उसे वो सिस्टम बताता है कि अब यूरी को कुछ पावर्स मिल रही है। एक तो ये कि उसके पास बाकी लोगों की तरह सुपर पावर्स होंगी जो कि सभी ब्लैंक मास्क वालों को ही मिलती है, यानी कि अब वो भी एक गॉड कैंडिडेट बन चुकी है। और दूसरी चीज उसे इतनी पावर दी गई है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब जैसे ही वो उस मास्क को उतारती है तो यहाँ पर वो लड़का आ चुका था और वो अभी यूरी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो तुरंत ही उसके अटैक से बच जाती है क्योंकि अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। और इसके बाद यूरी तुरंत ही उसे उठाकर उस बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। वो देखती है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है, इसी वजह से वो अभी थोड़ा हैरान भी थी। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम एक मास्क पहने हुए आदमी को लड़ता हुआ देखते हैं। वो अभी एक मॉन्क मैन से लड़ रहा था, मतलब जिसने मॉन्क जैसे कपड़े पहने थे मगर उसने भी वो मास्क पहन रखा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी फाइट हो रही थी और इतने में वो मॉन्क मास्क मैन उसे नीचे फेंक देता है। वैसे हम ये भी देखते हैं कि रीका और बाकी जितने भी लोग हैं जिसके साथ उसने हाथ मिलाया है वो सभी वहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर एक छोटा लड़का जो कि अभी उस मास्क मैन यानी कि मॉन्क वाले मास्क मैन के पास जा रहा था, तभी उसके फादर जो कि इस वर्ल्ड में उसके साथ आए थे वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि देखो उसके पास मत जाओ, हमें खतरा हो सकता है। मगर यहाँ पर ये लोग भी ये बात समझ गए थे कि इस मास्क मैन के पास खुद का कंट्रोल है, ये बाकियों की तरह नहीं है कि ये किसी का ऑर्डर माने। इस वजह से ये लोग फैसला करते हैं कि ये उसे भी अपनी टीम में रखेंगे क्योंकि वो एक अच्छा टीम पार्टनर साबित हो सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम उस स्नाइपर मैन की बताई हुई उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो अभी इन्हीं लोगों की फोटोग्राफ्स देख रही थी और वो ये समझ गई थी कि जो मॉन्क मास्क मैन है उसे जरूर कोई गॉड कैंडिडेट कंट्रोल कर रहा है। इतने में ही वहाँ पर एक और मास्क मैन आता है जो कि इस वक्त एक बिना मास्क वाले लड़के को पकड़ कर ला रहा था और वो उसे मार देते हैं और यहाँ पर ये अगला स्टेप चालू करने वाले थे और वो क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वैसे इसके बाद हम वापस से यूरी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रही थी कि मास्क सच में कमाल की है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ मिल गई और अब वो फिर से उस मास्क को पहनने लगती है और जैसे ही उसने उस मास्क को पहना था तो इतने में ही वो अपने ब्रेन के अंदर आ चुकी थी। इसमें एक सेकेंड भी देरी नहीं लगी थी। इस वजह से यूरी बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि अभी अभी ये क्या हुआ, मगर अंदर आने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि तुम अभी अपने ब्रेन के अंदर हो और यहाँ पर वो उसकी पावर के बारे में बता रहा था। वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पास दो तरह की पावर है, एक तो जिन्हें तुम अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू इजीली कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन कुछ पावर ऐसी है जो कि तुम अभी यूज नहीं कर पाओगी क्योंकि अभी तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि इस वर्ल्ड की उतनी पावर का यूज कर पाओ। ये बात सुनकर यूरी शॉक थी। वैसे इसके बाद वो पूछती है कि क्या वो मायुको की जान बचा सकती है, तो इस चीज पर सिस्टम उसे बताता है कि शायद हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम उतनी पावरफुल अभी हो या नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम कोशिश करके देख सकती हो। अब यहाँ से यूरी वापस नॉर्मल जगह पर आ चुकी थी। वो देखती है कि उसका जो मास्क था वो टूट चुका है और अभी वो सोच रही थी कि सिर्फ मास्क या फिर गॉड कैंडिडेट होना ही सब कुछ नहीं है, अभी उसे और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा जिससे कि
वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगी और जिसकी भी जान बचाना चाहे वो उसकी जान बचा पाएगी। वैसे अब तभी उसे कॉल आता है मायुकू का। वो उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि अब उन्हें एक और गॉड कैंडिडेट मिल चुका है जिसने उसकी मदद की। ये सुनकर यूरी बहुत ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आ रही हूँ। वैसे हम देखते हैं कि इस वक्त मायुकू को कुआन पर और उस स्नाइपर मैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो उनसे इस चीज का रीजन पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बचाया, लेकिन यहाँ पर हमें कारण नहीं बताया जाता। हम वापस से यूरी के पास आते हैं जो कि इस वक्त उसी बिल्डिंग की तरफ देख रही थी जहाँ पर उसे लौटना है और वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं वहां तक जाकर रहूंगी। और अभी वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो भी एक गॉड कैंडिडेट बन चुकी है जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। साथ ही साथ मायुकू पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अभी एक और गॉड कैंडिडेट उनके साथ है, तो इसका मतलब वो आराम से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इजीली निकल सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा रीका के पास। हम देखते हैं कि वो लोग अभी आगे बढ़ रहे थे। वैसे वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि अब उनके ग्रुप में बहुत ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। तभी यहाँ से हम सीधा उस लड़की को देखते हैं जिसकी बात स्नाइपर मैन कर रहा था। वो लड़की यहाँ पर किसी से बात कर रही थी और इसके बाद वो एक स्मोक ग्रेनेड यहाँ रीका और बाकी सभी लोगों के पास फेंक देती है और उस ग्रेनेड के कारण वहाँ पर धुआं हो गया था जिससे किसी को आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। और इतने में ही वहाँ पर एक मास्क मैन हमला करता है जिसे उस लड़की ने भेजा था और अब आसपास बहुत ही ज्यादा धुआं था, इस वजह से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था। मगर रीका एक चश्मा पहनता और अपना हैमर लेकर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। वो सभी से कहता है कि सभी को बिल्डिंग के अंदर लौट जाना चाहिए और तब तक वो उस आदमी को यहाँ पर बिजी रखेगा और तब तक वो उस आदमी को यहाँ पर उलझा कर रखेगा। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगे थे। आगे हम देखते हैं कि जब वो बाप बेटे ब्रिज पार कर रहे थे तो वो जो लड़का था वो अपने फादर से कहता है कि हमें जाकर रीका की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ पर रुके तो इस चीज में उसे हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो इतने में ही एक मास्कमैन वहाँ सामने से उछलते हुए आता है और वो तुरंत ही आकर यहाँ इस मास्कमैन पर हमला कर देता है जो कि इस वक्त रीका पर हमला कर रहा था और उसे वो मार भी देता है। हमें पता चलता है कि ये जो मास्कमैन अभी अभी भाग कर आया है इसे और कोई नहीं बल्कि वही लड़का कंट्रोल कर रहा था जो सबसे पहले उस बिल्डिंग के ऊपर बैठा था। ये पहले भी इन लोगों की जान बचा चुका है, इसका नाम रूकी है। अब ये लोग तैयार थे कि अगर इन पर और कोई भी हमला करेगा तो ये उसे रोक लेंगे। वैसे वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस वक्त फोन पर बात कर रही थी और जिससे भी वो बात कर रही थी वो यहाँ पर ऑर्डर देता है कि इन्हें 3 लोगों को एक साथ भेजना चाहिए और इसके बाद वो यहाँ पर 3 मास्कमैन को एक साथ भेज देती है। रूकी के पास भी शायद इतनी ही पावर थी कि वो 3 मास्कमैन को एक साथ कंट्रोल कर सके, इस वजह से वो भी शॉक था। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वो मोंक मास्कमैन इस वक्त इनकी मदद कर रहा था, मगर कुछ भी हो ये जो स्विमिंग वाला मास्कमैन था जिसने स्विमिंग जैसे कपड़े पहन रखे थे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है और उसने उस मोंक मास्कमैन को खत्म कर दिया था। और अब ये लोग बहुत डर चुके थे कि ये कैसे बचेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर रीका के चेहरे से खून निकल रहा था, इस वजह से वो बेहोश हो गया था और अब वो स्विमर मास्कमैन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और इसके बाद अब इन लोगों पर कोई हमला नहीं कर रहा था। ये सोचते हैं कि क्या ये सब सिर्फ रीका को यहाँ से ले जाने के लिए था। वैसे अब ये रीका को कहाँ ले गए इन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। इनमें से एक तुरंत ही कॉल लगाता है सीधा यूरी को और बताता है कि उसका भाई किडनैप हो चुका है। ये सुनकर यूरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो पहले तो गुस्से में उस फोन को तोड़ देती है और फिर बहुत ही तेज चीखती है जिस वजह से उसका मास्क पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसके अंदर से बिजलियां निकल रही थी। यह आवाज बहुत दूर तक फैलती है और यहाँ पर मायुकू भी इसे नोटिस करती है। वो सोचती है कि शायद यूरी किसी खतरे में है और वो तुरंत ही उधर भागने लगी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चिंता कर रही थी और सोच रही थी कि मैंने यूरी का साथ नहीं दिया और मेरी वजह से ही उसे अकेले जाना पड़ा, इसीलिए वो खतरे में पड़ी। लेकिन अब जब वो एक ब्रिज तक आ गई थी तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, तो वो आवाज लगाती है। ये आवाज भले ही यूरी तक गई थी लेकिन यूरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, पर उसे याद आता है कि ये तो मायुकू की आवाज है, तो वो तुरंत फिर से चिल्लाती है। इस वजह से मायुकू सुन लेती है और समझ जाती है कि यूरी इस वक्त कहाँ पर है। अब वो भी उसी डायरेक्शन में भाग रही थी, लेकिन इतने में ही हम सामने एक और मास्कमैन को देखते हैं और इसके हाथ में एक ग्रेनेड लॉन्चर था और यहाँ पर ये फायर करने ही वाला था। ये ग्रेनेड सीधा अभी मायुकू के पास आ रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का क्योंकि वो इस वक्त एक ब्रिज के ऊपर थी। मगर इतने में ही वो स्नैपरमैन वहाँ पर आकर तुरंत ही उस ग्रेनेड को हवा में ही फोड़ देता है जिस वजह से मायुकू की जान बच जाती है। यहाँ पर अभी वो स्नैपरमैन इस वक्त उस ग्रेनेड लॉन्चर के ऊपर बंदूक तान चुका था और गोली चला रहा था और उसने जैसे ही गोली चलाई तो अचानक से सामने एक और मास्कमैन आकर उसकी गोली को रोक देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्कमैन है जिसने उस स्नाइपर वाले को मास्क पहनाया था। वैसे यहाँ इस मास्कमैन के पास एक चाकू था जिस वजह से इसने उस गोली को रोक लिया था। वैसे हम देखते हैं कि अभी ये मास्कमैन यहाँ उस ग्रेनेड लॉन्चर वाले को कहता है कि तुरंत ही वो उसके ऊपर एक और बार फायर करे और उसकी बात मानकर वो ग्रेनेड लॉन्चर वाला सामने की तरफ पॉइंट कर लेता है। मगर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यूरी आ चुकी थी जिसने मायुकू को बचा लिया था। मायुकू उसे
देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी और ये सोचकर भी कि आखिर यूरी यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई और क्या सच में यूरी ने उसकी आवाज सुन ली थी। वैसे अभी वो सामने वाला मास्कमैन अभी ग्रेनेड लॉन्चर से 5-6 ग्रेनेड एक साथ चला देता है जिन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था और वो समझ गई थी कि अब बचा नहीं जा सकता। यहाँ पर स्नाइपर मैन भी अपनी गन सामने करता है, लेकिन एक स्नाइपर राइफल एक वक्त में सिर्फ एक ही गोली फायर कर सकती है। इस वजह से उसे भी उम्मीद नहीं थी कि अब वो बच पाएंगे। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि यूरी अपने पास से एक और गन निकालती है। एक उसके हाथ में थी और ये जो दूसरी गन है ये पहले मायुकू यूज करती थी और इसके बाद अब वो दोनों गन को सामने करते हुए बहुत ही स्पीड से 5 या 6 गोली चलाकर उन सभी ग्रेनेड को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मायुकू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नाइपर मैन अब उन ग्रेनेड को फूटता हुआ देखकर हैरान था, लेकिन इसके बाद वो तुरंत ही अपनी गन उठाकर उस ग्रेनेड लॉन्चर वाले मास्कमैन को मार देता है और जैसे ही वो उसे मारता है तो वो जो दूसरा मास्कमैन था वो वहीं पर लेट गया था जिससे कि स्नाइपर मैन उस पर गोली ना चला दे। यहाँ पर यूरी ये चीज देखकर शॉक थी, लेकिन फिर मायुकू से बताती है कि असल में ये स्नाइपर मास्कमैन हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए उससे उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि वो जो दूसरा मास्कमैन था वो इस वक्त थोड़ा सा पीछे आकर अभी किसी को फोन कर रहा था और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही स्नाइपर मैन वहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस पर गोली चला देता है और यहाँ पर वो दूसरा मास्कमैन मारा जाता है। अब यहाँ पर हम यूरी को देखते हैं जो इस वक्त मायुकू से कह रही थी कि भले ही स्नाइपर मैन हमारा साथ दे रहा हो, लेकिन ये पक्का नहीं कि वो कब तक ऐसा करेगा और अगर उसने हमें धोखा दिया तो फिर उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर कुआन भी आ चुकी थी। यहाँ पर यूरी पहले तो उसे देखकर हैरान थी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में यही वो गॉड कैंडिडेट वाली लड़की है जिसने मायुकू की मदद की थी। वैसे अब यहाँ पर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों की पावर जब मिलती है तो अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कने लगी थी और इसके बाद अब यूरी उस लड़की से कह रही थी कि देखो तुम्हें अगर यहाँ से जाना हो तो तुम जा सकती हो, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़ा बैटल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कुआन यहाँ पर कहती है कि नहीं, उसे जाना नहीं, वो भी इस बैटल में पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि उसे भी यहाँ से बचकर निकलना है, क्योंकि वो किसी को बचाना चाहती है। और जब वो ऐसा कह रही थी तो वो उस स्नाइपर मैन के बारे में ही सोच रही थी। अब यहाँ से ये सीन फिर से चेंज हो जाता है, जिसके बाद हम रीका के पास आते हैं जिसे इस वक्त वो स्विमर मास्क मैन कहीं ले जा रहा था। हमें पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पर असल में वो आदमी है जो कि इन सभी मास्क मैन को कंट्रोल कर रहा है। अब कुछ देर के बाद रीका वहाँ पर पहुँचता है। कमरे के अंदर आने के बाद वो एक लड़के को देखता है। वो लड़का यहाँ रीका को बुलाकर बताता है कि असल में वो भी एक गॉड कैंडिडेट है और वही इन सबको कंट्रोल कर रहा था और ऑर्डर दे रहा था। अब वो रीका से कहता है कि यहाँ पर जो सबसे स्ट्रांग होगा वही आखिर तक बचेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आखिर में मैं ही गॉड बनूं और तुम बहुत स्ट्रांग और समझदार लगते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मेरी मदद करो। वैसे इस वक्त रीका मन में सोच रहा था कि उसे यहाँ पर सरवाइव करना होगा और किसी भी तरह इस लड़के को खत्म करना होगा, मगर वो लड़का यहाँ पर उसकी गर्दन पर एक धारदार चीज रखकर कहता है कि देखो अगर तुमने कुछ और सोचा तो अच्छा नहीं होगा, तुम सीधे ही मारे जाओगे। यहाँ पर अब रीका पूछने लगता है कि एक बात बताओ कि आखिर तुम कितने मास्कमैन को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर वो लड़का बताता है कि पूरे 30 मास्कमैन। ये बात सुनकर रीका थोड़ा शॉक था, क्योंकि रूकी सिर्फ एक ही मास्कमैन को कंट्रोल कर पा रहा था या ज्यादा से ज्यादा 2, और उसकी पावर पहले से ही बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है। वैसे इसके बाद वो लड़का वहाँ रीका को उस बिल्डिंग की छत के ऊपर लेकर आया था और अभी वो सामने वाले सबसे ऊंचे टावर की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि हमें उस पर जाना है। वैसे उस पर जाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी और अब कुछ ही देर में वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आने लगता है। पहले तो वो यहाँ यूरी और मायुकू के पास आता है, लेकिन वो अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये लोग शॉक थे और दूसरी तरफ अब वो यहाँ उस लड़के के पास भी आ रहा था, लेकिन अचानक से डोर खुलता है और जो मास्कमैन उसके अंदर था वो यहाँ नीचे देखता है और इसके बाद अब वो वापस से अंदर होकर वहाँ से चला जाता है। ये चीज रीका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और वो उस लड़के से पूछता है कि आखिर ये चला क्यों गया, जिस पर वो लड़का बताता है कि इन लोगों को ऐसे ही ऑर्डर मिले हुए हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये एंजल नहीं बल्कि गार्डियन एंजल हैं। इन्हें ऑर्डर मिले हैं कि जो भी गॉड कैंडिडेट है उन्हें उस टावर तक पहुंचने से रोकना है, इसीलिए ये नॉर्मल किसी को भी वहां तक ले जा सकते हैं पर गॉड कैंडिडेट को नहीं, और इसी वजह से ये यहाँ पर इस लड़के को देखकर वापस लौट गए। वैसे इसके बाद अब वो लड़का वहाँ किसी पर फोन से बात करने लगता है और यहाँ पर रीका ये सोच रहा था कि ये सही मौका है इस लड़के को खत्म करने का, लेकिन फोन पर बात करने के बाद वो लड़का वहाँ पर 2 मास्कमैन को बुलाता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे और साथ ही साथ वो यहाँ पर रीका को भी समझाता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, और वो ये भी कहता है कि रीका बहुत समझदार है, इसीलिए वो रीका जैसे कीमती इंसान को खोना नहीं चाहता, मगर अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो उसे खत्म भी कर देगा। रीका यहाँ पर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि ये लड़का अकेला नहीं, ये 30-30 मास्कमैन को एक साथ कंट्रोल कर सकता था। वैसे इसके बाद अब वो लड़का वहाँ से चला गया था और अब वो नीचे वाले फ्लोर पर आता है जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं। यहाँ पर वो लड़का उस लड़की को बताता है कि उनका जो साथी था वो मारा जा चुका है और उसके बाद वो ये भी कह रहा था कि हमें किसी अच्छे स्नाइपर को वहाँ पर भेजना होगा जिससे कि जिसने उसे मारा है वो उसे खत्म कर सके, और साथ ही साथ जितने भी गॉड कैंडिडेट आसपास घूम
घूम रहे हैं उन्हें भी मारा जा सके। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त स्नाइपरमैन एक ब्रिज पार कर रहा था, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ कोई गोली चलाता है, जिसके तुरंत वो भी अपनी गन निकाल लेता है। हम देखते हैं कि इस मास्कमैन लड़की को उसी लड़के ने भेजा था और उसको व्हाइट फेदर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्नाइपरमैन भी गोली चला रहा था, मगर हम सामने देखते हैं कि व्हाइट फेदर की गोली स्नाइपरमैन को नहीं लगती, मगर वो जानबूझकर उस ब्रिज की रस्सी को निशाना बनाती है, जिस वजह से ब्रिज गिर जाता है और स्नाइपरमैन भी बहुत मुश्किल से बचता है। और अब व्हाइट फेदर के पास बहुत अच्छा चांस था स्नाइपरमैन पर गोली चलाने का, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो लड़की आ चुकी थी जिसे हमने काजुमा के साथ देखा था। यहाँ पर वो उस व्हाइट फेदर पर हमला कर रही थी। वैसे व्हाइट फेदर उससे बड़ी और ताकतवर भी है, इसीलिए वो लड़की उसे हरा नहीं पा रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से व्हाइट फेदर की तरफ एक गोली चलती है, और ये गोली कोई और नहीं बल्कि स्नाइपरमैन ने ही चलाई थी, क्योंकि अब वो उस ब्रिज की लटकी हुई रस्सी से उस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका था। और अब व्हाइट फेदर देखती है कि यहाँ पर उसके जीतने के चांसेस थोड़ा कम है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वैसे अब इतना सब होने के बाद हम देखते हैं कि वो स्नाइपरमैन वहाँ से जाने लगा था। वैसे वो इसीलिए वहाँ से जा रहा था क्योंकि अगर वो इन लोगों के साथ रहता तो इन लोगों को भी खतरा हो सकता था। अभी ये जो अटैक हुआ वो सिर्फ स्नाइपरमैन के लिए था। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज ये है कि भले ही वो अभी अपने मास्क पर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अगर उसे किसी ने ऑर्डर दे दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। मगर अभी जाते हुए भी उसे कुआन की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर उन लोगों पर हमला होता है तो यूरी और मायुकू तो खुद को बचा सकते हैं, पर कुआन डर जाएगी और खुद को नहीं बचा पाएगी। वैसे इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने व्हाइट फेदर को स्नाइपरमैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। यहाँ पर वो लड़का भी थोड़ा सा गुस्सा था और व्हाइट फेदर से फोन पर बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया, जिस पर वो बताती है कि स्नाइपरमैन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं उनको खत्म कर देती, लेकिन मेरी राइफल टूट चुकी थी। अब ये सुनकर वो लड़का उसे समझाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक नई राइफल ढूंढनी होगी, क्योंकि हम देरी नहीं कर सकते। इस पर व्हाइट फेदर हाँ करती है। अब फोन के कट होने के बाद वो लड़का अपने साथियों से कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इन सभी गॉड कैंडिडेट्स को खत्म करना होगा, जिससे कि हमारे रास्ते में और कोई ना आ सके। इसके बाद अब हम यूरी और कुआन को देखते हैं। यहाँ पर यूरी कुआन से पूछ रही थी कि आखिर ये मास्कमैन को कंट्रोल करने का राज क्या है, क्योंकि मैं भी उन्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई खतरा अचानक से आ गया तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। इस पर कुआन बताती है कि ये कोई पावर नहीं है, मतलब वो खुद से इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अचानक से एक्टिवेट हो जाती है जब उसे उसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद अब वो आगे बढ़ने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वो एक बिल्डिंग से होकर गुजर रहे थे। यहाँ पर मायुकू कुआन के साथ वॉशरूम में जाती है। वो उसे जबरदस्ती ले गई थी। वहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम स्नाइपरमैन को पसंद करती हो, जिस पर शर्मा कर कुआन हाँ करती है। वैसे यहाँ पर मायुकू उससे ये भी कह रही थी कि क्या उस बड़े से टावर को तुमने ही कंट्रोल किया था। कुआन इस पर भी हाँ करती है। तो अब मायुकू उससे कहने लगती है कि ये बात तुम्हें जल्द से जल्द यूरी को बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सामने वाले लोग जिन्हें गॉड कैंडिडेट को खत्म करना है उन्हें अभी यूरी पर शक है और इसीलिए वो उस पर ही हमला करेंगे और उससे उसकी जान को खतरा है। मगर अब तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर अभी एक मास्कमैन इस वक्त यूरी के ऊपर हमला कर रहा था और उसे उसने दूर फेंक दिया था। तभी वहाँ पर मायुकू भी आ गई थी। इस वक्त कुआन तो दूर खड़ी डर रही थी, पर यूरी और मायुकू मिलकर उस मास्कमैन को हरा देते हैं। कुआन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो कह रही थी कि आखिर तुम इतनी हिम्मत से लड़ कैसे लेती हो। इस पर यूरी उसे समझाती है कि देखो, अगर हमें इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हमें यहाँ पर लड़ना ही होगा, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तभी वहाँ पर स्नाइपरमैन आ गया था, जो कि यूरी की बातों से बिल्कुल सहमत था। मगर स्नाइपरमैन को देखकर यूरी एकदम से डर जाती है, क्योंकि अभी तक उसे स्नाइपरमैन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। और इसके बाद यूरी वहाँ से वॉशरूम में चली गई थी। हम देखते हैं कि स्नाइपरमैन यहाँ पर अभी कुआन को समझा रहा था कि यूरी की बात बिल्कुल सही है, मगर कुआन कहती है कि यूरी स्ट्रांग है इसीलिए वो ऐसा कुछ कह रही है। मगर अब स्नाइपरमैन कहता है कि ऐसा नहीं है, जब मेरी उससे पहली बार फाइट हुई थी तो वो स्ट्रांग नहीं थी, मगर उसने चैलेंजेस को टैकल किया और खुद को स्ट्रांग बनाया। यहाँ पर स्नाइपरमैन अभी कुछ बैग भी लाया था। ये बैग यूरी और मायुकू के थे और उनमें उनकी जरूरी चीजें रखी हुई थी। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूरी और मायुकू काजुमा से मिलते हैं और उसके बाकी ग्रुप से भी। और वहीं स्नाइपरमैन और कुआन दूसरे साइड गए थे उसी बिल्डिंग में और वो भी अभी कुछ बात कर रहे थे। मगर अभी हम देखते हैं कि वो लड़का जिसने सभी गॉड कैंडिडेट्स को मारने की प्लानिंग कर रखी है, उसका नाम ममीरो है। उसे यहाँ पर इस बिल्डिंग की फोटो मिलती है जिस बिल्डिंग में अभी कुआन और बाकी सभी लोग थे। वैसे हम ये भी देखते हैं कि स्नाइपरमैन इस वक्त कुआन से कह रहा था कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम किसी भी बड़ी बिल्डिंग को भी खत्म कर सकती हो, तो अगर हमें दुश्मनों की लोकेशन का पता लग जाए फिर हमें किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। पर इस चीज पर कुआन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूरी का भाई रिका किडनैप हो चुका है और ये पक्की बात है कि वो उन्हीं लोगों के साथ होगा, ऐसे में उसकी जान को भी खतरा होगा। ये बात सुनने के
के बाद स्नैपरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान था। वैसे इसके बाद हम रिका के पास आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ वो लड़की अभी रिका से पूछ रही थी कि आखिर वो स्नैपरमैन को जानता है कि नहीं। यहाँ पर रिका को पता चलता है कि इस लड़की के मास्क की पावर ये है कि वो सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकती है। पूरी तरह से तो नहीं, मगर वो इतना पता लगा सकती है कि सामने वाला झूठ कह रहा है कि सच। इस वजह से रिका को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो क्या सोच रहा है और किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर रिका बिल्कुल सच सच बताता है कि हाँ वो स्नैपरमैन को जानता है, लेकिन वैसे भी इस वर्ल्ड में आने के बाद जैसे ही उसने मास्क पहना तो उसकी सारी यादें हट चुकी है, तो अब इसका कोई फायदा नहीं कि वो उसे जानता है। वैसे वो लड़की उसकी मन की बात ना पढ़ पाए, इसलिए रिका कोशिश कर रहा था कि वो फालतू चीजें सोच सके जिससे कि उसका ध्यान उस पर ना जाए। अब तभी उस लड़की को एक कॉल आता और उसे कहीं पर जाना था, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता और वो कहती है कि स्नैपरमैन को असल में वो मास्क मैंने ही जबरदस्ती पहनाया था। ये बात सुनकर रिका को गुस्सा आ रहा था और वो स्नैपरमैन के बारे में सोच रहा था और उस लड़की को लग रहा था कि शायद उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिका अपना सर नीचे मार देता है और जोर से हंसते हुए कहता है कि स्नैपरमैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो पिछले वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा समझदार था, तो यहाँ पर अगर तुम उसे हराना चाहती हो तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वो तुम सभी लोगों को सरपास कर लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। ये बात सुनकर वो लड़की शॉक थी, लेकिन वो जानती थी कि ये जानबूझकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। वैसे रिका का प्लान था कि इनका ध्यान वो स्नैपरमैन की तरफ डाल सके। तो फिलहाल हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, पर इसके आगे की कहानी हम जल्द लेकर आपके सामने आएंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये पार्ट कैसी लगी और इसके आगे की कहानी हमें लेकर आनी चाहिए या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।